प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, कक्षा 12 हिंदी विषय। छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अच्छे ढंग से मुहावरों की प्रस्तुति करना। जैसे रामायण के पीछे राम सलाका है, इसी प्रकार यदि आप चाहें तो कुछ मुहावरों को खेल खेल में भी सीख सकते हैं। ये बताने के पूर्व में मैं ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आज की इन विषम परिस्थितियों में जहाँ पूरा संसार आज कोरोना की लड़ाई से जूझ रहा है, हर व्यक्ति अपनी एक निश्चित सीमाओं में बंध के रह गया है। उसकी जीवन शैली पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा चाक चौबंद की गई हैं कि सभी मानवों का जीवन कैसे सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जीवन शेष रहेगा तो बाकी काम और भी होते रहेंगे। तो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने एक ऐप तैयार करवाया है आयुष विभाग के माध्यम से, जिसको हम आयुष कवच के नाम से जानते हैं। उसको डाउनलोड कर लेने से आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, किन किन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उनका निदान क्या हो सकता है, आपकी सुबह से लेकर रात्रि तक की जीवन शैली का पूरा उसमें ब्यौरा है। स्वास्थ्य की सारी जानकारी हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो हमारे साथ में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम हमारी सेवा करने के लिए तत्पर है। उनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और कैसे योगा कराया जाता है, कौन कौन से नए आर्टिकल उसमें आते हैं, तो उसमें हमारे आयुष कवच में सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, अध्यापकों से, अभिभावकों से, छात्रों से और छात्राओं से, कि आप आयुष कवच को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और अपने रिश्ते नातेदारों की सुरक्षा। उसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे नौनिहाल बच्चे भी आते हैं। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आरोग्य सेतु को डाउनलोड कर लेते हैं तो समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा आपकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके स्वास्थ्य का, आपके जीवन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो हमारी आपसे यही बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इन दोनों ऐपों को डाउनलोड कर लें और जो जानकार व्यक्ति हैं अपने आस पड़ोस में सभी को ये डाउनलोड करा दें, जिससे कि ये भी एक पुण्य का कार्य है। अगर राष्ट्र हित में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को सही जानकारी तो दे सकते हैं। इतना प्रयास भरसक हमें सभी को करना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब प्यारे बच्चों, कल हम और आपने कुछ लोकोक्ति और मुहावरों को उदाहरण रूप में, एक कहानी रूप में आपको धीरे से समझाया था। ज़्यादा विस्तार से नहीं, सहज रूप से आपको समझाने का प्रयास किया था कि आप लोग प्रयास करेंगे तो उसमें आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा और जो चीज़ बताई थी वो आपकी स्मरण शक्ति में सदैव बनी रहेंगी। आज उसी को एक छोटे से एक खेल के रूप में हम आपको उन्हीं विधाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले विभिन्न विधाओं की थोड़ी सी आपको झलकी के रूप में आज जानकारी दे देंगे, उसको ध्यान से सुन लें और उसके पश्चात आपको
वो खेल खेल में भी पढ़ाई आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं बच्चों को जो हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात सभी बच्चे इंटरमीडिएट में प्रवेश करते हैं, तो उनकी अवस्था किशोर अवस्था के लगभग होने को आ जाती है, उसमें वो पदार्पण कर चुके होते हैं। तो किशोर की मानसिक दुनिया बहुरंगी होती है, बहुत सी वो जानकारी चाहता है, उसमें आदर्शवादिता, कल्पनाशीलता भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमें उसके लिए कैसी विषय वस्तु सहायक हो सकती है, उसका पूरा ध्यान रखना है। उनकी रुचि, उनके स्वभाव और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनके व्यक्तित्व का कैसे हम परिष्कार करें, उनके व्यक्तित्व का कैसे हम गठन करें, एक अच्छे व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करें, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम उनकी रुचियों और अभिरुचियों पर ध्यान न दे करके सीधे विषय को उनको हम पढ़ाने लगेंगे और विषय को रुचिकर नहीं बनाएंगे तो बच्चे ऊबने लगते हैं। उनको हर चीज़ को हमें उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अर्थबोध हो हमारे पढ़ाने का प्रथम मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका सही बच्चे को अर्थ का बोध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अर्थबोध छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आश्रित होना चाहिए कि जो वो पढ़ के आए हैं उससे आगे हमें कैसे उन्हें पढ़ाना है। जिन बातों का अभ्यास कराना आवश्यक है उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहले सारांश को बताना। किसी विषय को हम सार रूप में जब बता देते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा एक रुचि जागृत हो जाती है। दूसरा है अनुच्छेदों का शीर्षक देना कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको हम शीर्षकबद्ध तरीके से पढ़ाएं। अगला चरण आता है संदर्भ द्वारा शब्दों के अर्थ का अनुमान कर लेना। दूसरा है केंद्रीय भाव ग्रहण कर लेना, जो मुख्य रूप से केंद्र में स्थित भाव है, क्या बताना चाह रहे हैं उसका अर्थ और भावों को छात्र ग्रहण कर पा रहा है या नहीं ग्रहण कर पा रहा है। जो भी हमारी सामग्री है दे रहे हैं साहित्य की, तो बच्चा उसका कैसे क्या मूल्यांकन करेगा उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना है। दूसरा, कौन सी शैली में आप पढ़ा रहे हैं, तो शैलीगत ज्ञान आपको होना ज़रूरी है और उन्हीं शैलियों को कहाँ से कौन सी शैली प्रारंभ होती है बच्चों को बोध कराना भी ज़रूरी है। वाक्यों में शब्दों के क्रम के महत्व को पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन से शब्द हमारे देशज हैं, कौन विदेशी हैं और कौन से क्षेत्रीय शब्द हैं, इनको भी समझना ज़रूरी है। अब है लक्ष्यार्थ। आपका लक्ष्य क्या है और आपका अर्थ क्या बोध कराना चाहता है, और वो लक्ष्य हमारा व्यंग्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, लक्ष्य के प्रति है या व्यंग्य के प्रति भाव लेकर के हम चल रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो भी सुंदर वाक्य आए या कविता आए उसको बच्चों को कंठस्थ भी कराना है, याद कराना है, जो उनके स्मृति पटल में केंद्रित हो जाए, छप जाए। तो ये अर्थबोध के अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाने का दूसरा उद्देश्य हमारा है शब्द भंडार की वृद्धि। बच्चों के पास जितना ज़्यादा शब्द भंडार होगा तो बच्चों की बुद्धि उतनी कुशाग्र हो जाएगी, हर चीज़ के भावों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। पढ़ाते समय पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं, कौन से अनेक अर्थ प्रकट करने वाले हैं और एक से समानार्थी शब्द हैं, इनका ज्ञान कराना भी आवश्यक होता है। शब्द रचना से भी छात्रों को परिचित कराना जरूरी है। शब्द भंडार में वृद्धि की दृष्टि से कोश का प्रयोग आवश्यक है। इन क्रियाओं का अभ्यास कक्षा में कराना हितकर होगा, क्योंकि उसमें सामूहिक रूप से सभी बच्चे एक को बताते हैं तो सबकी बात समझ में आ जाती है। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है और बहुत से बच्चे संकोच में नहीं बोल पाते हैं तो एक बच्चे की समस्या बताने से और उसका समाधान कर देने से लगभग सभी बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। कुछ संकोची स्वभाव के होते वो अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। प्रस्तुत संकलन के पाठों को पढ़ाने का तीसरा मुख्य उद्देश्य है पठन गति का विकास करना। इस स्तर पर सस्वर पाठन की अपेक्षा मौन पठन का भी अधिक महत्व होता है, कि अगर ज़्यादा
शोर करके सब पढ़ेंगे, आवाज़ करेंगे तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा, तो कभी कभी मौन पाठ कराना भी आवश्यक हो जाता है। किंतु दोनों प्रकार के वाचनों में गति के विकास का ध्यान रखना लाभप्रद होता है। यह गति अभ्यास पर निर्भर है कि किस छात्र ने कैसे क्या अभ्यास किया है और उनको कैसे अभ्यास कराया गया है। अतः कक्षा में पाठनाभ्यास कराना अति आवश्यक हो जाता है। इंटरमीडिएट के छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन की ओर भी उन्मुख करना होना चाहिए और अतः छात्रों में आलोचनात्मकता दृष्टिकोण का विकास करना अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विषय को वो तुलनात्मक दृष्टि से देख सके कि जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई हैं, और बच्चे की अपनी तार्किक बुद्धि का भी विकास हो, जिससे कि वो किसी चीज़ का निर्णय करने में सक्षम हो सके। और इसके बाद छात्रों को इस योग होना चाहिए कि वे पाठों को पढ़कर उनकी आलोचना स्वस्थ ढंग से कर सकें। ये उनकी अपनी विवेक बुद्धि जागृत करना भी अध्यापक का परम कर्तव्य होता है। आलोचनात्मक चिंतन के साथ साथ छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास का भी ध्यान रखना श्रेयस्कर होगा। छात्र यह देखें कि एक ही बात को विभिन्न शैलियों में किस प्रकार कहा जा सकता है। इस विशेषता को लक्षित करके उन्हें अपने स्वभाव क्षमता के अनुकूल उपयुक्त शैली में भावाभिव्यक्ति का सफल प्रयत्न करना चाहिए। तभी वे आगे चलकर स्वयं भी साहित्य की श्री वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। पढ़ाते समय या पढ़ाए हुए विषय को अध्यापक को मनोवैज्ञानिक के अनुधान सिद्धांत के अनुसार उपयोग करना भी आवश्यक है। अध्यापक को विभिन्न युक्तियों का भी प्रयोग करते समय यह देखना चाहिए कि वे विभिन्न युक्तियाँ साहित्यिक विधाओं के भी अनुकूल हों और छात्रों की मानसिक योग्यता और उनकी अभिरुचियों और उनकी क्षमताओं पर भी निर्भर होना चाहिए। निबंधों को पढ़ाते हुए निबंध की विषय वस्तु और उसके प्रयोजन पर भी दृष्टि रखना चाहिए। निबंध अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें छात्रों का परिचय होना ही जरूरी होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण की शैली हमारी भिन्न भिन्न है। शैली की भिन्नता प्रयोजन तथा विषय की भिन्नता के कारण है। छात्रों का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना जरूरी है कि लेखक ने अपने आशय या प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की शैली का चुनाव किया है और इस प्रकार की शैली किस तरह के विषयों के लिए उपयुक्त होती है। गद्यकार का कौशल उसकी अव्यंजना शैली में देखी जा सकती है। व्यंग्यकार प्रायः उर्दू शब्दावली अथवा तद्भव शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जबकि गंभीर विचारकों की अभिव्यक्ति करने वाला निबंधकार प्रायः तत्सम शब्दावली की ओर उन्मुख होता है। टकसाली शब्दों मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग की ओर झुकाव कुछ गद्यकारों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। छात्रों को इस योग होना चाहिए कि वे शब्दों के परे जाकर व्यंग्यार्थ की अनुभूति कर सकें। संकेतों को अच्छी तरह समझाना लेखक के आशय को ग्रहण करना कठिन होता है और इस कठिनाई पर विजय पाने के लिए कक्षा में पठन पाठन की योजना बनाई जानी चाहिए। क्रम से अनेक छात्रों को पढ़ने के लिए उत्सुक करना चाहिए कि आगे से वो बच्चे रुचि लेकर के पढ़ सकें और कहीं उनके पाठन शैली में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अध्यापक तत्क्षण उनको वहीं सुधार करा दे और उनका भय अंदर से समाप्त कर दे। कई बच्चे संकोची होते हैं, वो पढ़ जानते तो सब हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं, कभी कभी बोलने में उच्चारण की भी अशुद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की ड्यूटी है कि उसी समय उस शब्द को सही ढंग से उस बच्चे को सिखाया जाए, बताया जाए, तो हमेशा के लिए उसकी झिझक और वो गलत शब्द का उच्चारण करना समाप्त हो जाता है। इसके बाद गद्य शिक्षण के समय अध्यापक को पाठ्य बिंदुओं का निश्चय पहले से ही कर लेना चाहिए कि किन तथ्यों पर अधिक हमें बल देना है और कौन से स्थल अधिक महत्वपूर्ण हैं, किन वाक्यों की व्याख्या करना है, किन संदर्भों को देना है। इसका निश्चय प्रत्येक पाठ के शिक्षण के पूर्व ही कर लेना चाहिए। कक्षा में शिक्षण का आरंभ चाहे जिस विधि से किया जाए, किंतु इस बात का ध्यान रखें
कि छात्र आरंभ में ही लेखक से कुछ परिचित हो जाएं और नवीन विषय वस्तु को ग्रहण करने की मानसिक स्थिति उनकी तैयार हो जाए और अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान का भरपूर उपयोग किया जाए। निबंध पाठों के अध्यापन के समय केवल परीक्षा को ही दृष्टि में रख कर के शिक्षण कार्य का उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है परीक्षा को गौण समझा जाए और छात्रों के ज्ञान की वृद्धि करना ही ये सबसे बड़ा अध्यापक का कर्तव्य होता है। तो निबंधों की विशेषताओं से परिचय प्राप्त करके अपनी शैली में परिमार्जन करने को प्रमुखता दी जानी चाहिए। गद्य शिक्षण में प्रत्येक पाठ के शिक्षण की विधि एक ही यांत्रिक ढंग से नहीं होनी चाहिए। जिस विधि से समीक्षात्मक पाठ पढ़ाया जाएगा उसी विधि से भावात्मक निबंध नहीं पढ़ाया जा सकता, उसकी शैली अलग होगी। रेखाचित्र, संस्मरण एवं रिपोर्टाज के पढ़ाने का ढंग अलग होगा। किसी निबंध को पढ़ाने में तथ्यों एवं घटनाओं की ओर छात्र का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा, तो किसी अन्य में मनोभावों एवं शैलीगत विशेषताओं को प्रमुखता दी जाएगी। पाठ को पढ़ाने में मौन पाठ का सर्वाधिक महत्व होगा, तो किसी अन्य में सस्वर पठन का भी उपयोग किया जा सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर पर, विद्यालय पत्रिका हेतु लेखन लिखने अथवा किसी आयोजन पर भाषण देने के अवसर पर किसी गद्यकार की शैली के अनुकरण के लिए छात्रों को समय समय पर प्रेरित करना भी अध्यापक का मुख्य दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। तो ये कुछ बातें आपसे बताई जो कि विभिन्न शैलियों की ओर हमें कैसे निबंधों को बच्चों को दिमाग में बिठाना है, बताना है। अब अपन लोग कल जहाँ तक पढ़ रहे थे अपन लोग मुहावरों को और लोकोक्तियों के विषय में थोड़ी सी झलकी दी थी। आज आपको हम एक इसमें देंगे, जैसे आपने पहले पूर्व में बता चुके हैं कि रामायण के अंत में राम सलाका होती है और उनको एक एक शब्द को मिला करके हम एक पूरा दोहा तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द इसमें ऐसे दिए गए हैं राम सलाके के ही तर्ज पर कि आप उनको मिला करके एक आराम से एक मुहावरा खोज सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो उसको हम फ़ोटो खींच करके इसमें डाले दे रहे हैं, जिसको कि आप देख करके आपका खेल भी हो जाएगा और आपके मुहावरे तैयार करने की एक विधा भी आपको पता चल जाएगी कि ऐसे भी हम खाली समय में एक खेल भी खेल सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लोगे, अपने चाहो तो अपनी किसी कॉपी में लिख लेना और खेल के साथ पढ़ाई का पूरा आनंद लेना। धन्यवाद।